नमस्कार साथियों, जेडएमएस क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। हम सभी नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। आओ हम अगला पद्य क्रमांक 6 पढ़ते हैं। साथियों, हम सभी नीति शतक के पिछले 4-5 पद्यों में पढ़ा कि मूर्खों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। अर्थात अभी जो प्रारंभ के 9-10 पद्य हैं वो मूर्ख पद्धति को लेकर के है कि मूर्खों के साथ में बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब तक के जो 3-4 पद्य पढ़े उनमें आपने देखा कि अगर भगवान ब्रह्मा भी स्वयं इस धरा पर आ जाए तो उनको समझाया नहीं जा सकता, उनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति अगर उनको समझाने का प्रयास करता है तो वह किसके समान है, वह व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है, वो इस पद्य में हम जानेंगे। साथियों, पहले हम इस पद्य का उच्चारण कर लेते हैं। यह शार्दूल विक्रीडितम छंद में यह पद्य है, तो इसका उच्चारण करेंगे। व्यालम बाल मृणाल तंतु बीरसौ रोद्धुम समूजृम्भते छेतुम वज्रमणिं शिरीष कुसुम प्रान्तेन संहयति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति ये खलान् पतिसतां सूक्तैः सुदास्यन्दिभिः। पुनः एक बार इसका उच्चारण करेंगे। व्यालं बाल मृणाल तंतु बीरसौ रोद्धुम समूजृम्भते छेतुं वज्रमणिं शिरीष कुसुम प्रान्तेन संहयति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पतिसतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। काफी मधुर पंक्तियां हैं। देखो साथियों, इसका एक बार इस पद्य का भावार्थ देखते हैं। अन्वय के अनुसार हम इन्हें पढ़ेंगे कि यह जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, कोई सज्जन व्यक्ति है, वो मूर्खों को समझाना चाह रहा है और कैसी पंक्तियों के साथ में समझाना चाह रहा है वो इनमें देखेंगे कि यह जो व्यक्ति सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः, सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः, सुधा बोलते अमृत को, अमृत टपकने वाली सूक्तैः यानी मधुर उक्तियों के साथ में, अच्छे कथनों के साथ में, ऐसे कथन जिनमें अमृत टपक रहा हो, ऐसी मधुर पंक्तियों के साथ में खलान, खल बोलते हैं मूर्खों को, मूर्खों को सताम पथि, मूर्खों को सताम पथि, सज्जनों के मार्ग पर नेतुम वांछति, ले जाने के लिए वांछति इच्छा करता है। कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति अमृत टपकने वाली सूक्तियों के द्वारा जो मूर्ख जन है, जो दुष्ट जन है, उनको सज्जनों के मार्ग पर ले जाने की इच्छा करता है। तो वह पुरुष असौ, यहां पर तंतु भी इसमें रह है, इस रह का विसर्ग हो जाएगा तो इसमें असौ शेष रहेगा। असौ, वह व्यक्ति जो ले जाना चाहता है, वह व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, देखो कितना असंभव कार्य करना चाह रहा है, उनको समझाया नहीं जा सकता। तो यहां पर इस पंक्ति में देखेंगे कि असौ वह व्यक्ति बाल मृणाल तंतु भी, बाल मृणाल तंतु भी, जो नया नया कोई कमल का पुष्प है और उस कमल की नाल है, उस नाल के जो तंतु हैं, धागे हैं, बिल्कुल कोमल धागे होते हैं, उन धागों से व्यालम, जो मदमस्त हाथी है, जिसको कठोर जंजीरों से बांधा जाता है, उस हाथी को वो बाल मृणाल तंतु भी, सुकुमार कोमल के धागों से उस मदमस्त हाथी को रोद्धुम, बांधने की, समुजृम्भते, बांधने का साहस करता है। कितना कठिन कार्य है, मूर्खों को समझाया नहीं जा सकता, वो ऐसे ही है समझाना उनको जैसे हाथी को बिल्कुल कमल के जो नाल के धागे हैं उन धागों से बांधने का साहस करना उसके समान है। उन्हें समझाया नहीं जा सकता क्योंकि हाथी को
जो कमल नाल के धागे हैं उनसे नहीं रोका जा सकता, नहीं बांधा जा सकता। आगे और क्या क्या बता रहे हैं, देखो वो बताना चाह रहे हैं कि शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष मोल श्री को बोलते हैं, शिरीष और मोल श्री भी बोलते हैं, उसको शिरीष भी बोलते हैं। तो शिरीष कुसुम प्रांतेन, जो शिरीष का फूल होता है उस फूल का जो प्रांत है, अग्रभाग है, साथियों शिरीष का फूल है वो इतना कोमल होता है कि उस पुष्प में जो उसकी पंखुड़ियां होती है वो बालों के समान होती है और बिल्कुल शांत हवा में भी वो बिल्कुल हिलती रहती है। इतने कोमल पुष्प प्रांत से, अग्रभाग से वो क्या करना चाह रहा है, वज्रमणिम, जो कठोर वस्तुओं में एक वस्तु आती है हीरा, उस हीरे को क्या करना चाह रहा है, छेतुम सन्नहयति, काटने की इच्छा रखता है, अभिलाषा रखता है। वह शिरीष फूल के अग्रभाग से, मोलश्री पुष्प के अग्रभाग से जो इतना कोमल है कि वो हल्की सी हवा में भी हिलने लग जाता है, उसके अग्रभाग से वह कठोरतम वस्तु हीरे को काटने की अभिलाषा रखता है। ऐसे ही मूर्खों को समझाना है, ये हीरा उसे कट नहीं सकता, ठीक वैसे ही मूर्ख समझ नहीं सकते। आगे महाकवि ने और क्या बताया है, देखो वह महाकवि बताना चाह रहे हैं कि क्षाराम्बुदे, यहां पर रे का विसर्ग हो जाएगा, इहेते अलग हो जाएगा। क्षाराम्बुदे, क्षार खारे, अंबुदे यानी सागर, खारे पानी वाले सागर में मधु बिंदुना, मधु कहते हैं शहद को, शहद की एक बिंदु से, एक बूंद से माधुर्यम रचितुम ईहते, वह माधुर्यम यानी मिठास, रचितुम यानी उत्पन्न करना, ईहते यानी चाहते हैं, इच्छा रखते हैं। क्या चाहते हैं वो, कि जो खारे पानी वाला जो सागर है उस सागर में मधु यानी शहद की एक बूंद डाल करके उस पूरे पानी में मिठास उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ठीक ये असंभव कार्य है, ठीक उसी प्रकार ये कार्य नहीं हो सकते, वैसे ही मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता। इन 3 पंक्तियों में जो असंभव कार्य बताए गए हैं, ठीक चौथा कार्य मूर्खों को समझाना भी असंभव है। साथियों इन 4 पंक्तियों का सामान्य भाव यह है कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपनी हट को लेकर के बैठे हैं, उनके पास में छोटा सा ज्ञान है, उस छोटे से ज्ञान की जिद पर अड़े हुए हैं, हट पर अड़े हुए हैं, वो समझना नहीं चाहते। जब समझना नहीं चाहते तो उनको समझाना किसके समान माना गया है, जैसे मानो एक मदमस्त हाथी है और उस मदमस्त हाथी को जंजीरों से भी नहीं बांधा जा सकता। ऐसे हाथी को कोई सज्जन पुरुष, कोई व्यक्ति जो कमल नाल के जो धागे हैं उनसे बांधने की इच्छा रखता है, उनसे साहस करता है, जो कि संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जो कठोर वस्तु है हीरा, उस हीरे को शिरीष फूल के अग्रभाग से, जो काफी कोमल फूल होता है, उसकी पंखुड़ियां काफी कोमल होती है, उनसे वह उस हीरे को काटने की इच्छा रखता है और मधु यानी शहद की एक बूंद से पूरे सागर को, जो खारे पानी वाला, पीने योग्य नहीं है पानी, ऐसा खारा पानी वाला जो सागर है, उस सागर को एक बूंद से वो मिठास उत्पन्न करना चाह रहा है, जो कि असंभव है। ठीक उसी प्रकार मूर्खों को समझाना भी असंभव है, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। अपना मूर्खों को समझाने में अपना समय खराब नहीं करे, ऐसा महाकवि का इन पद्यों में भाव है और हमेशा उनसे दूर ही रहे। साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय संस्कृत, जय भारत।